नमस्कार दोस्तों। मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। कमोबेश यही स्थिति आज हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में आज तमाम हिंदुस्तानी, तमाम क्या मतलब करोड़ों हिंदुस्तानी अपनी बर्बादियों का जश्न मना रहे हैं। और मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, जो आप मोदी जी करते हैं, समझ में नहीं आता कि किस बात पे कर रहे हैं और वजह क्या है। क्योंकि एक भी ऐसा कारण मौजूद नहीं है जो आप कह दें। जब पूछिए कि साहब वो 10 कारण बता दो जिस कारण से आप मोदी जी, तो पहला बोलेंगे हिंदू जाग गया है, जो मोहन भागवत जी कहते, यानी जहां से आता है मंदिर बन रहा है। हमने कहा बहुत अच्छा। और का हिंदू जाग गया, मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए। दुनिया में जो है मोदी जी का डंका बज रहा है, चीन डर गया है, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। हमने कहा बहुत अच्छा। अब ये बताइए, वो मंदिर बन जाएगा तो मंदिर के बाहर आप बैठ के भीख मांगेंगे या अगल बगल मांगेंगे या वहां जमीन खरीद के कोई धंधा वंधा कर लेंगे, क्योंकि जमीन तो आपको मिलनी नहीं। जमीन जिनकी थी उनसे भी औने पौने दाम पे लेकर के दूसरे धंधे शुरू हो गए। कोई जवाब नहीं होता। कहते हैं आप तो वामपंथी। हमने कहा भाई हो सकता है वामपंथी हो, हालांकि मैं वामपंथियों को जानता तक नहीं। कुछ लोग कहने लगते हैं माओवादी हो, अरबन नक्सल। हमने कहा भाई हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, सच बोल रहे हैं ये है तो हो सकता है मैं हूं। कोई कहता है कट्टर कांग्रेसी हो, मैं कहा भाई हो सकता है, कांग्रेस में तो मेरे परिवार का कोई नहीं है, न मैं हूं और न ही मेरा परिवार तो इत्तेफाक से वो भी मोदी मोदी करता है, तो मैं बताओ क्या कहूं। तो साहब जवाब तो कुछ नहीं होता कि क्या करें। हमने कहा अच्छा चलिए, आपकी सारी बातें अच्छी, अब हम बताते हैं। चीन को जो डरा दिया है, क्या डराया है कि चीन के आगे हमने सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा पूछे, देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन बनेगी। 5 ट्रिलियन जब बनेगी बनेगी, आज तो स्थिति यह है कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। देश नहीं बिकने दूंगा की बात कहते थे, देश का सब कुछ बेचने में लग गए। और स्थिति यह है, बचा क्या है? तो बचा तो कुछ नहीं। एजुकेशन बर्बाद। हमने कहा आपके बच्चे को नौकरी मिल रही? क्या नहीं मिल रही बात। हमने कहा अच्छा। हमने कहा और एजुकेशन? अरे भाई साहब बड़ी महंगी हो गई, कहाँ क्या पढ़ाएं और क्या करें। कर्ज लेके पढ़ा भी दे तो कल के दिन नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी हम उसे अदा कहां से करेंगे। हमने कहा ये भी बात सही है। हमने कहा और मकान मकान दुकान सबसे, अरे कहा साहब इतनी परेशानी कर दी, इतनी रिश्वतखोरी है, नक्शा पास कराना और ये करना वो करना, सारी इतनी फॉर्मेलिटी कर दी है कि रोना बनता है। अच्छा। हमने कहा और बताइए, तो कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट, कहाँ है उसके बाद क्या भाई साहब। हमने कहा चलो 2014 में कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आ गए बेचारे रुआ से हो। हमने कहा जोशी मठ में जहां जमीनें धस रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वहां मुसलमान रहते हैं या नहीं हिंदू रहते हैं? तो हमने कहा जब हिंदू रहते हैं तो हिंदुओं के ही घर धस रहे हैं, हिंदू ही तो मर रहा है, क्या हो रहा है? कोई जवाब नहीं। तो हमने कहा चलो, हमने कहा घर में बड़ा पैसा जमा कर लिया। कहा कहाँ भाई साहब, बचत ही नहीं हो पा रही है, कुछ बचता ही नहीं है, उल्टा कर्ज में और हम डूबते जा रहे हैं। अब वो कर्ज कहां से अदा करें, क्योंकि कर्ज का जो ब्याज भी है वो महंगा हो गया है। हमने कहा चलो, हमने कहा विदेशी देश का कुछ सोचो। अरे कहा भाई साहब सोच रहे थे, लेकिन अब डॉलर इतना महंगा हो गया है कि स्थिति ये है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो जाओ यार क्रूज पे घुमाओ, मोदी जी ने शुरू कर दिया है आपके। तो भाई साहब उसकी बस देख के सेल्फी ले लो, फोटो खींच लो, और क्या करो, इससे ज्यादा की औकात नहीं है उसमें, पाँव नहीं धर सकते हैं। नहीं चलो, तो साहब ये बात है, स्थिति ये, देश का सबसे बड़ा सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जिसमें एडमिशन अपने आप में गौरव की बात होती थी, वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है, उस यूनिवर्सिटी में क्या होगा।
वह वाइस चांसलर कुलपति बनाई गई है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और ये पंडितानी जो है वो क्या कहती है आप समझिए। वो कहती है विश्वविद्यालय पिछले 75 साल से झूठ की बुनियाद पर इतिहास लिख रहा है, लेकिन अब इसमें बदलाव दिखने लगा है। अब आप समझिए, ये स्थिति है। क्या है इतिहास में हमने साहब, इतिहास जो है वो नहीं किया जाता है, बदला नहीं जाता है, इतिहास बनाया जाता है। और इतिहास बनता है जब आपका क्या इतिहास, आप जो है अंग्रेजों के मुखबिर थे। आपका इतिहास ये है, आपने तमाम क्रांतिकारियों, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मरवा डाला, उनको सजा करवा दी और उनको जेल में डलवाया मुखबिरी कर कर। तो वो लोग हैं आप वो लोग हैं। जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो आप चिट्ठी दे रहे थे, जब महात्मा गांधी कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो साहब आप ये कर रहे थे कि नहीं साहब आप मत जाइए, हम आपके साथ हैं। मुस्लिम लीग कह रही थी हम आपके साथ हैं। तो दो ही लोग कह रहे थे, ये तथाकथित हिंदूवादी और तथाकथित मुस्लिमवादी। और आज भी वही स्थिति है, एक कहता है आज मुसलमानों, दूसरा कहता है आज ये, और दोनों मिलके खेलते हैं। कौन? ओवैसी और भाजपाई संघी। तो ये चलिए, तो ये इतिहास आप गौरव है। और इतिहास की स्थिति यह है कि इतिहास आपका तो इतना गंदा है, अब आप गढ़ ही सकते हैं और कुछ नहीं। इसको लेकर के बहुत अच्छा कहा कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया प्रभारी हैं सुप्रिया श्रीनेत, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट रही हैं, उनकी बात भी सुनी। इतिहास को फिर एक बार तोड़ मरोड़ कर बदलने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जाता है, बनाया जाता है। और हमारे देश के महापुरुषों ने और वीरांगनाओं ने इतिहास बनाने में इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि कोई भी भाजपाई और संघी उसके आसपास नहीं फटक सकता है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले आज एक बात पूछनी और जवाब मिलना जरूरी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि इस देश को आजादी अहिंसा के रास्ते से मात्र नहीं मिली। तो मोदी जी, सवाल आपसे है कि क्या आप महात्मा गांधी को, क्योंकि अहिंसा के पुजारी तो महात्मा गांधी थे, क्या आप महात्मा गांधी को आजादी के तमाम महानायकों में से एक मानते हैं, या आप उनको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता मानते हैं, जो उनको बोस ने कहकर बुलाया, और आजादी का प्रेरणा स्रोत मानते हैं? क्योंकि अहिंसा, शांति और सत्य का पाठ तो महात्मा ने न सिर्फ हमें पढ़ाया, पर उनसे प्रेरित होकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने अन्याय के खिलाफ शिद्दत से लड़ाई लड़ी और जीती। महात्मा गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, मैंने पहले भी कहा है। आप गांधी को यहां पर जरूर कुछ कह दीजिए, लेकिन अंततोगत्वा आपको शीश तो गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है, क्योंकि वैधता तो आपको तभी मिलती है। तो जब आप लाल किले के साउंड एंड लाइट शो में गांधी को एक लाइन में सीमित कर देते हैं या नेहरू को विलुप्त कर देते हैं, तो इससे ना नेहरू छोटे होते हैं, ना गांधी का कद खत्म होता है। इससे आपकी छोटी और तुच्छ सोच का और छोटे मन का पता जरूर चलता है। गांधी वो हैं जिनके लिए आइंस्टाइन ने कहा था कि हाड़ और मांस का ऐसा एक पुतला कभी इस धरती पर विचरता था, आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी। लेकिन अमित शाह जी, जब आप गांधी, महात्मा गांधी की उपलब्धि को, उनकी अहिंसा को कम आंकते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? यह बात आपके आका मोदी जी को बतानी पड़ेगी। और एक बात और पूछना चाहती हूं, कब तक महापुरुषों को लड़ाकर अपनी दुकान चलाते रहिएगा? इतिहास में महापुरुष लड़ नहीं रहे थे, इतिहास में महापुरुष एक साथ खड़े थे। नेहरू जी, जिन्होंने दशकों पहले वकालत छोड़ दी थी, उन्होंने फिर से वकील का चोंगा पहना था, क्योंकि वो आजाद हिंद फौज के वकील बने थे और 1945 में उसी लाल किले के अंदर जाकर तारीखों पे जिरह करी थी, बहस करी थी, और उनके पुनर्वास के लिए भी सतत कार्यरत रहे थे। वही नेहरू जिनके बारे में सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी का कहना है कि उनको और उनकी मां को वो गुप्त रूप से आर्थिक सहायता करते रहे। वही नेहरू जिनकी पत्नी के
स्वर्गवास पे और उनकी बीमारी में सबसे पहले पहुंचने वालों में से सुभाष चंद्र बोस थे। और वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की 2 रेजिमेंट्स का नाम गांधी और नेहरू पे रखा था। और वही सुभाष चंद्र बोस जब वो आजाद हिंद फौज में लोगों की भर्ती कर रहे थे तो आपके माफी वीर ब्रिटिश आर्मी में लोगों की भर्ती करा रहे थे उनके खिलाफ। तो कब तक महानायकों को लड़ाइएगा? असलियत यह है कि इस देश की आजादी में गांधी का योगदान है, नेहरू का योगदान है, पटेल का योगदान है, भगत सिंह का योगदान है, चंद्रशेखर आजाद का योगदान है, अशफाकुल्लाह खां का योगदान है, राजगुरु का योगदान है, रामप्रसाद बिस्मिल का योगदान है। और किसी के भी योगदान को आप कम नहीं आंक सकते हैं, लेकिन गांधी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना इस देश के लिए ही नहीं, सत्य और अहिंसा के हर पुजारी के ऊपर एक आक्षेप है और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। छोटे मन से राजनीति नहीं होती और इतिहास बदला नहीं बनाया जाता है, और वो बनता सीमेंट की इमारतों से नहीं बुलंद इरादों से है। काश ये बात आपको समझ में आती। अब आप एक चीज समझिए, जेएनयू हुई परिसर में एक आईआईएमसी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, सबसे अच्छा जो है माना जाता है। और वहां पर अब स्थिति क्या हो गई है, सवाल पूछने पर छात्रों को पीट दिया जाता है, माओवादी कहा जाता है और न जाने क्या क्या कहा जाता है। तो शिक्षा का स्तर क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो यह स्थिति है। अब आइए, जोशीमठ का आप रोज देख ही रहे, जोशीमठ में तो पहाड़ धस ही रहे, अब बनारस में भी धसने लगे। क्यों? जिस तरीके से वहां पर वो किया गया है और उसका नतीजा यह घाट धसने लगे। और घाटों की स्थिति, क्योंकि जो मोदी सरकार ने वहां किया है वो बर्बादी में, डबल इंजन की सरकार ने उसे बर्बाद करने का काम किया है। और नतीजा उसका क्या होने वाला है आप कल्पना नहीं कर सकते। इसमें हम बात करें पहले कि जिस तरीके से उन्होंने क्रूज जब शुरू किया तो गंगा विलास क्रूज को आपने सोचा कि बड़ा पता नहीं क्या, आप उसमें सफर तो कर नहीं सकते क्योंकि 55 से 60 लाख रुपया जो है लगेगा आपका, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उसके सफर में। तो इसलिए अब क्या है, असल में इसके चलाने का क्या है, इसके जरिए अदानी को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि उनका माल कैसे गंगा के रास्ते पूर्वोत्तर एशिया तक पहुंचाया जा सके, एक अच्छा उन्हें मार्ग मिल सके। इसीलिए भारत सरकार ने गंगा को नेशनल हाईवे नंबर 1 घोषित कर दिया है। नेशनल हाईवे नंबर 1 जो जीटी रोड होता था अब वो नहीं है, अब वो बना दिया गया है। तो ये चीजें बनाया जाए, और यह है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसे आप कहते हैं। वहां पर आज हालत क्या हो गई, मरीजों को ठेले पर ले जाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में इस तरह से जिस तरीके से किया जा रहा है, आप देखिए ये हालत है शिवराज सरकार की, और इस तरीके से स्थितियां हैं तो आप कल्पना करें। तो ये हालत है। तो चलिए हम इसी पे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक पूरा खेल किया है। तो शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार, किस तरीके से अदानी को एक को बनाने की कोशिश की गई है। तो इसको समझिए, गंगा विलास जो पूरा वो किया गया उसमें क्या है कि 51 दिन का सफर है, और 51 दिन के सफर का किस तरीके से महंगा है तो आप तो सामान्य आदमी तो जा ही नहीं सकता। एक दिन का किराया ही इतना है कि भारत के एक व्यक्ति का जो प्रति व्यक्ति आय है, जिसमें अदानी अंबानी की भी आय शामिल है और उनके जैसे तमाम सारे अरबपतियों की शामिल है, तो आप ये समझिए उनकी स्थिति ये है कि वो तो जा ही नहीं सकते, और वो जाने की सोचेंगे, एक दिन की सोचेंगे तो उतने में ही वो बर्बाद हो जाएंगे, उनका घर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। तो यह स्थिति, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि हल्दिया में जो अडानी की फूड प्रोसेसिंग प्लांट है और तमाम सारे अडानी का जो फॉर्च्यून ब्रांड है और सारी चीजें, उनको जिस तरह से कंटेनरों के साथ एक बड़े जहाज से हल्दिया से पटना तक की यात्रा शुरू कर, और उसके बाद में वहां से कार्गो के जरिए किस तरीके से सारा चीज करनी है, और ये सबसे सस्ता होने पाता है। और इसलिए उनके लिए उनका वहां पर उन्होंने पोर्ट पहले ही ले लिया है। तो आप समझिए उस पोर्ट तक कैसे क्या माल जाएगा और क्या होगा और क्या चीजें करनी है, इसके लिए ये पूरी व्यवस्था है और इसको लेकर के सारा ये खेल किया गया है।
तो इस खेल को समझिए, ये अदानी के लिए खेल है, ना कि आपके लिए है, क्योंकि आप तो यात्रा कर भी नहीं सकते। अभी भी देखिए 32 सीटें जो उसमें हैं और 32 में से 3200 यात्री जो है स्पेन के हैं, सॉरी स्विट्जरलैंड के, तो स्विस नागरिक हैं। तो आप इससे समझिए। इसके बाद में आइए, आप इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसके पहले जो पूरा नोटिफिकेशन जारी किया था, और ये आज का बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब अरुण जेटली जीवित थे, अरुण जेटली वित्त मंत्री। उस समय जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जेटली साहब को, और उसमें लिखा था किस तरीके से गंगा रिवर को और इसको किस तरीके से वो यूज करना है और उनके लिए यूज करना है, और कैसे इसके में गहरा ट्रैक बनाने की बात कही थी। और उन्होंने कहा था इससे पूरा दिखता है कि किस तरीके से लंबा पूरा चलेगा। इसको आप, इस चिट्ठी को आप देखें, तो ये खेल को समझ। तो इस खेल की बात के बाद में अब आ जाइए जोशीमठ पे। तो जोशीमठ को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसको आप कि किस तरीके से दुनिया की, आप एक तरफ तो कहते हैं कि साहब हम ये करेंगे और वो करेंगे, दूसरी तरफ आप जोशीमठ में कैसे बर्बाद कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना को तहस नहस कर दी गई और भारत की बहुसंख्यक कौम को तबाह कर 1000 साल में एक कौम के खिलाफ धर्म युद्ध कर रही, जैसा मोहन भागवत कहते हैं, और उसे जायज बेशक कहिए, आप जीत भी जाएंगे क्योंकि आप शायद ज्यादा हैं और सत्ता में, मरते रहेंगे। मरने वाले कौन होंगे? कोई अजय शुक्ला होंगे, कोई दूसरे होंगे, कोई तीसरे होंगे, यही लोग होंगे। और जो मरेंगे ना तो आपको वो होगा और न किसी और को। तो इस, लेकिन वहां के लोग तबाह हैं और वहां पर सुरंगों में काम चल रहा है, सारी चीजों में काम चल रहा है, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। ये ब्लास्ट का मकिंग है, इन लोगों ने ब्लास्ट ले रखा है और ब्लास्ट लेने के बाद ये लोग अब काम करेंगे थोड़ी देर में। ये देखो, ये एससीसी की चोरमी टनल है जहां एसीएनसी ठेकेदार काम कर रहा है। ये भारी भरकम मशीन है, चेतावनी के सख्त बाद भी लगातार काम कर रही है। ये देखो टनल से बाहर आ रही है। चलो चलो चलो। और इसके बाद यह बात मीडिया या दूसरे जो अल्टरनेट मीडिया, क्योंकि मेन मीडिया तो तमाम चीजें छिपा देता है, तो अल्टरनेट मीडिया जो है उससे एनडीएमए जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने एक चिट्ठी जारी की, मीडिया को कुछ भी अपडेट नहीं देना, उससे बचना है। आप समझिए क्यों? क्योंकि आप चोर हैं, इसलिए बचना है और इसलिए ऐसी है। इसके बाद आइए, चलिए, आपने ये तो तबाही दिखाई दी। इसके बाद में जब हम आते हैं तो आप देखिए, देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिर पे जा रही है, लोगों की घरेलू बचत खत्म हो रही। घरेलू बचत की स्थिति है, बचत कहां से करें? 30% लोगों की घरेलू बचत खत्म हो चुकी है। जो पैसे बचे थे वो भी खत्म हो रहे हैं, अब लोग नहीं बचत कर पा रहे। भारत सरकार ने इसलिए कहा कि साहब हम छोटी बचत के लिए ब्याज बढ़ाएंगे, लेकिन लोग तैयार नहीं, ये पैसे होंगे तब तो करेंगे बचत, कहां से करेंगे? और स्थिति ये लगातार व्यापार घटता बढ़ता जा रहा है, और लगातार जब व्यापार घटता बढ़ता जा रहा है तो ये पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? ये जा रहा है पैसा चीन की जेब में, और चीन की जेब में जा रहा हो तब आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? भारत का चीन के साथ में व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और व्यापार घाटा $100 अरब से ऊपर पहुंच गया है। ये आप जान लीजिए, चीन के साथ। ये वही लोग हैं, राहुल गांधी ऐसे नहीं कहते हैं। क्यों नहीं ये चीन का नाम लेने से डरते हैं? इसलिए डरते हैं क्योंकि ये असल में खेल दूसरा। यही वजह थी कि जब चीन से झड़प हुई और हमारे 20 जवान शहीद हुए गालवान में, इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे थे और क्या बोले? जब जवाब दिया
कि न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न कुछ है, हम सबने देखा। अब समझिए, जब चीन के राष्ट्रपति से मिले तो कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते, पागल हो जाते हैं, अरे सरकार सरकार मिल गए, सरकार से मिलते हैं। तो ये स्थिति, और अब जमकर चीन से सामान खरीदते हैं। और स्थिति क्या है, 2022 में चीन से 118.5 अरब डॉलर का आयात किया, ये आप समझिए। और ये कांग्रेस के समय हम कहते थे, और जब शुरुआत में आए थे खुद भी इनकी पार्टी के समय में कहा चीन के सामान का बहिष्कार करो, ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन अंततः आके चीन में उलझ गए और अब चीन से सारे व्यापार में लगे हैं। तो ये स्थिति है, और ये स्थिति है सीमा पर तनाव की सारी बातें होने के बाद आपको उसमें उलझा देते हैं और वहां से व्यापार बढ़ाते हैं। स्थिति यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के समय में बहुत थोड़ा सा व्यापार चीन से होता, आज सब कुछ चीन से आ रहा है और चीन के बिना शायद जीवित न रह पाए, यह स्थिति करती है। तो चीन से भारत का जो आयात है वो 118.7 अरब डॉलर से ऊपर है, ये समझिए। और इस तरह से भारत जो है चीन से जो निर्यात है भारत करता था, भारत चीन को बेचता था, वो 37.9%, यानी राउंड फिगर में 38% जो है वो घट गया, आप समझिए। तो अब इस तरह की जब स्थिति हो, एक तरफ सीमा की बात करते हैं, एक तरफ दूसरी बात करते हैं, और एक तरफ लगातार सारी चीजें उनसे लेते हैं। आपको चाहे तमाम बड़ी ट्रेनें बनानी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनानी हो, चाहे कोई और चीज करनी हो, सब चीन से करते हैं। तो आपकी स्थिति ये, और व्यापार असंतुलन इतना बढ़ा है क्योंकि भारत में चीन को कच्चा माल बेचने का काम करता है, जबकि वहां से आयात में भारत ज्यादातर बनाए गए प्रोडक्ट खरीदता है। मतलब आपके देश का उत्पादन जो हो सकता है, वो कच्चा माल आप बेचते हैं, वो किया जा सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहां व्यापार को आपने इतनी बुरी स्थिति में डाल दिया है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है और इसको समझने की जरूरत है। तो आपने एक ये बर्बादी की है, और इस बर्बादी को समझने का इसलिए जरूरत है क्योंकि देश में हालत ये हो गई, जहां आप कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, वहां देश में मरीजों को आपके राज्य में डबल इंजन की सरकार में ठेले पर लेकर के, रेहड़ी पर लेकर के जाना पड़ता है। ये हालत है। आप जब कहते थे एम्बुलेंस आएगी, ये आएगा, वो आएगा, इलाज की बात करते थे, तो यह हालत हो गई। और जब यह हालत हो गई फिर क्या बात है? तो बिके हुए लोगों से आप क्या उम्मीद करें? आप अदानी अंबानी के लिए असल में काम करते हैं और यही आपका चरित्र है। लुधियाना जो है, किसी ने आज मुझे कहा ये मैनचेस्टर जैसा है। मैं सोच रहा था ये गलत बोला है, मैनचेस्टर लुधियाना जैसा है। बात समझिए, मैनचेस्टर का भविष्य नहीं है मगर लुधियाना का जरूर भविष्य है। लुधियाना को चोट कैसे लगी, किसने लगाई? प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, और दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। हिंदुस्तान के अरबपति इस देश को रोजगार नहीं दे सकते। लुधियाना के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अगर इनको मजबूत किया जाए, अगर इनकी मदद किया जाए, तो लुधियाना चाइना का मुकाबला कर सकता है। ये सच्चाई है। मगर आपकी कोई मदद नहीं करता है, कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो। आप डरपोक भी, आप में हिम्मत नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तो यही वजह है आज कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी ले रही है, राहुल गांधी ले रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के जालंधर से सांसद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के बच्चे चौधरी संतोष सिंह का चलते हुए भारत को जोड़ने के लिए, भारत के एकता अखंडता के लिए चलते हुए निधन हो गया, शहीद हो गए। निश्चित रूप से उनका परिवार देश की आजादी के लिए लड़ा, वो लड़े, वो दलित समुदाय से आते हैं लेकिन लगातार लड़ते रहे। तो इससे आप सच को समझ
इतने अच्छे लोग भी हैं और इतने नफरत वाले लोग। आप सिर्फ नफरत फैलाइए, अच्छा काम तो कांग्रेस कर ही रही। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।